दोस्तों निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस ने लॉन्च कर दिया है एक नया एनएफओ जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड। तो क्या है इस फंड का कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका फंड सेग्रीगेशन क्या होने वाला है, ये कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं, डिटेल में जानेंगे आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो आप एंड तक देखें। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिनोस्कोप। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, नाम है ताइवान इक्विटी फंड, यानी कि ये जो फंड है ये ताइवान के मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंड है ये इंटरनेशनल फंड है, ये डोमेस्टिक फंड नहीं है। इंडिया के मार्केट में ये फंड इन्वेस्ट करने वाला नहीं है, ये ताइवान के मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला है। तो और देखिए ये एक एनएफओ है, तो आप सभी जानते हैं कि एनएफओ का एक ओपनिंग डेट होता है, एक क्लोजिंग डेट होता है। तो इस एनएफओ का ओपनिंग डेट है 22 नवंबर 2021, यानी कि 22 नवंबर 2021 को ये एनएफओ ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। और इसका जो क्लोजिंग डेट है ये डेट है 6 दिसंबर 2021, यानी कि 6 दिसंबर 2021 को ये एनएफओ बंद हो जाएगा। और दूसरी बात देखिए, आप सभी जानते हैं कि एनएफओ पीरियड में एक फंड का जो नैब होता है वो होता है ₹10। तो यानी कि एनएफओ पीरियड में अगर कोई इंसान यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है तो उनको यूनिट्स अलॉट किए जाएंगे एट द रेट ऑफ ₹10। यानी कि अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 10,000 बाई ₹10 यानी कि 1,000 यूनिट्स एलोकेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्योंकि ताइवान मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला है तो सबसे पहले हम ताइवान मार्केट का एक ओवरव्यू जानने की कोशिश करते हैं। वहाँ का मार्केट कंडीशन कैसा है, कौन से सेक्टर्स वहाँ पे डोमिनेटिंग है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ताइवान में मेजरली दो स्टॉक एक्सचेंजेस है। एक है आपका ताइवान स्टॉक एक्सचेंज जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी पुराना भी है। 1962 को ये स्टॉक मार्केट लॉन्च किया गया था और इसका जो वॉल्यूम है वो है $1.8 ट्रिलियन। और एक स्टॉक एक्सचेंज है, इसका नाम है ताइपे स्टॉक एक्सचेंज जो कि काफ़ी छोटा स्टॉक एक्सचेंज है और उसका वॉल्यूम है $180 मिलियन। ताइवान का जो करेंसी है वो करेंसी है एनटीडी यानी कि न्यू ताइवान डॉलर। और इसका करेंसी अभी इंडियन करेंसी से अप्रिशिएटिंग वैल्यू में है। अगर हम कंपेयर करें तो 1 NTD इज इक्वल टू 2.69 INR ऐसा कुछ है अभी प्रेजेंट जो रेट चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ताइवान का जो करेंसी है वो इंडिया से अप्रिशिएटिंग करेंसी है। और देखिए 2020 नॉमिनल जीडीपी ताइवान का है $669 बिलियन और जो 2020 पर कैपिटा जीडीपी है वो है $28,371 जो कि इंडिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इंडिया का वैल्यू बोले तो इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी है ओनली $1,900 और ताइवान का है $28,371। तो आप डिफरेंस समझ ही सकते हैं। और पॉपुलेशन ताइवान का तकरीबन 23 मिलियन के आसपास का है। और जैसे मैंने बताया कि ताइवान का जो करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर वो अप्रिशिएटिंग बायस है, यानी कि इंडियन करेंसी से उसका वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं MSCI EM इंडेक्स में ताइवान का वेटेज कितना है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं MSCI EM इंडेक्स क्या होता है। MSCI EM इंडेक्स एक मेजरिंग इंडेक्स है। वो क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है कि फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्रीज जो है उन कंट्रीज़ में कंपनीज़ का परफॉर्मेंस कैसा है, उनको मेजर करने के लिए MSCI EM इंडेक्स तैयार किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो चाइना का है 33.97%, उसके बाद ही ताइवान का है। ठीक है, ताइवान है 40.71%। ठीक है, ताइवान का जो वेटेज है वो है 14.71% और इंडिया का है 12.18%, जो कि ताइवान का देखिए तो ताइवान का वैल्यू इंडिया से भी ज़्यादा है। और उसके बाद चलिए देख लेते हैं कि ताइवान में कौन सा सेक्टर ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो देखिए ताइवान में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है और सबसे ज़्यादा ब्लूमिंग इंडस्ट्री है। तो आप लोग देख ही सकते हैं इस चार्ट में। तो देखिए ताइवान में जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है। और IT यानी कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स का यूज़ तो होता ही है। तो सेमीकंडक्टर यानी कि IT इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है 56.7%, यानी 50% से भी ज़्यादा डोमिनेंस आपका सेमीकंडक्टर मार्केट का है। ठीक है, तो इसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है, वर्ल्ड वाइड सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है वो अभी ग्रोइंग मार्केट है। तो आप देख ही सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे 2017 में $422 बिलियन का था, अभी 2022 में वो $466 बिलियन का हो गया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए ताइवान का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कैसा है। तो देखिए ताइवान का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये वैल्यू जो है 2020 में वो ताइवान का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसका वैल्यूएशन है तकरीबन 115 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि काफ़ी बड़ा है। और देखिए ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, आप देख सकते हैं ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। देखिए ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो ताइवान का ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ग्रोइंग मार्केट है, ये हम कह सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, जितना भी सेमीकंडक्टर का जितना भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वर्ल्ड वाइड कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो ताइवान को ही सबसे ज़्यादा मिलता है। ये भी आप देख लीजिए, यहाँ पे एक देख लीजिए ताइवान का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो ताइवान को सबसे ज़्यादा मिलता है। 52% ताइवान को ही मिलता है। बाकी चाइना को देखिए 17%, साउथ कोरिया को 12%, मिडल ईस्ट में 7%, मलेशिया में 5%, जापान में 4% और यूनाइटेड स्टेट्स में 4%। तो देखिए ताइवान का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। और क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है और ताइवान का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो भी सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर ताइवान का ही है, तो हम कह सकते हैं कि ताइवान का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। ये हम आगे चल के देखेंगे कि ताइवान का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो काफ़ी प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है। और ताइवान का जो इक्विटी मार्केट है वो भी काफ़ी अच्छा, डिविडेंड यील्ड जो है ताइवान का स्टॉक मार्केट का वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ये हम आगे देखते हैं वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ताइवान का जो इक्विटी मार्केट है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए ताइवान का जो इक्विटी मार्केट है, जैसे मैं बता रहा था कि ताइवान का इक्विटी मार्केट में जो डिविडेंड यील्ड है वो सबसे ज़्यादा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेंसेक्स, यानी कि जो हमारा इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है सेंसेक्स, उसका डिविडेंड यील्ड 0.97%, लेकिन ताइवान का देखिए ताईएक्स जो मेन स्टॉक एक्सचेंज है ताइवान का, उसका जो डिविडेंड यील्ड है वो है 2.76%। ठीक है, तो तकरीबन 2 टाइम्स हम कह सकते हैं, 2 टाइम्स। और तो हम कह सकते हैं कि ताइवान का जो स्टॉक मार्केट है उसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और ये भी कंपैरिजन हम आगे चल के करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं ताइवान का जो मेन स्टॉक एक्सचेंज है ताईएक्स, उसका लास्ट 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, यानी कि लास्ट 10 ईयर्स में ताईएक्स का रिटर्न परसेंटेज कितना रहा है। हम यहाँ पे बीएससी के साथ ताईएक्स को कंपेयर करेंगे, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ ताइवान का स्टॉक मार्केट का अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए लास्ट 10 ईयर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ताईएक्स का इन कंपेरिजन टू एस&पी बीएससी। तो देखिए 2020 में जो उसका रिटर्न परसेंटेज था ताईएक्स का वो 33.80% था, वहाँ पे सेंसेक्स का था 8.10। हालांकि लास्ट ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस ज़रूर आप सभी जानते हैं कि बहुत अच्छा था 30.90, लेकिन ताईएक्स का भी खराब नहीं था, 18.20% इज़ ए गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। देखिए उसके बाद जो एवरेज है 10 साल का, जो अगर हम एवरेज लेते हैं तो एवरेज देखिए, एवरेज है ताईएक्स का 12.40% और इंडियन स्टॉक मार्केट का है 12.30%। तो देखिए हम कह सकते हैं कि ताईएक्स का जो स्टॉक मार्केट है उस स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा है। 10 साल में इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा गया है। तो हम ताईएक्स का मतलब ताइवान के इक्विटी मार्केट के ऊपर एक भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं निपॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए ये फंड जो है ये मेनली इन्वेस्ट करने वाला है डोमिनेटिंग मार्केट शेयर फ्रॉम सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल, यानी कि मेनली ये लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाला है और जिनका एक डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, जिन कंपनीज का प्रोडक्ट का डिमांड सबसे ज़्यादा है और हाई मार्जिन है। यानी कि जो कंपनीज में जो कंपनी मार्केट में लीडर्स हम कह सकते हैं, मार्केट लीडर्स है और जिनका प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा है और जो कि लार्ज कैप कंपनीज है, उन्हीं में मेनली ये फंड इन्वेस्ट करने वाला है। दूसरा देखिए और एक जो स्ट्रेटेजी होने वाला है मल्टी कैप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होने वाला है, यानी कि ये फंड आपको तीनों कैप यानी कि लार्ज मिड स्मॉल तीनों कैप का एक्सपोजर आपको मिलने वाला है इस फंड में। तीसरी बात देखिए यहाँ पे एक ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स का मिक्स भी मिलने वाला है और न्यू टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, यानी कि टेक्नोलॉजी फंड्स में टेक्नोलॉजी कंपनीज के शेयर में मेन फोकस होने वाला है इस फंड का, यानी कि टेक्नोलॉजी कंपनीज के शेयर में मेनली ये कंपनी इन्वेस्ट करने वाला है। जैसे कि मैंने बताया पहले कि मेनली ये फंड जो है ये सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाला है, जो कि जिनका मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी और प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। और लास्ट में देखिए जो है लास्ट वाला पॉइंट जो है वो है कि ये
जो फंड है ये फंड ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टॉक में 10% से ज़्यादा एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करने वाला है। तो इससे हम कह सकते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा वो पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा, क्योंकि एक स्टॉक में, एक सिंगल स्टॉक में 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा। लेस देन 10% से ज़्यादा नहीं, लेस देन 10% इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो हम इससे कह सकते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो होने वाला है इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होने वाला है। और आप जानते हैं कि अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है तो रिस्क परसेंटेज जो होता है वो रिस्क परसेंटेज काफ़ी घट जाता है, काफ़ी लो हो जाता है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, तो चलिए लास्ट में ये देख लेते हैं इस फंड्स का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होने वाला है, यानी कि रिस्क क्या होने वाला है। तो हम एडवांटेज से ही शुरू करते हैं। तो देखिए ताइवान जो, क्योंकि ये फंड ताइवान के मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला है, तो ताइवान का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, वो काफ़ी बूमिंग इंडस्ट्री है और पूरे वर्ल्ड में उसका एक इम्पैक्ट है, उसका एक कंट्रीब्यूशन है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, काफ़ी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। और सेमीकंडक्टर मेनली ये फंड जो है ये सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ही ये फंड ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाला है। दूसरी बात देखिए, टेक मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है, टेक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है वो भी काफ़ी फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है और वो टेक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ताइवान में काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद देखिए, जैसे हमने देखा कि सेमीकंडक्टर्स का जो सप्लाई चेन है उस सप्लाई चेन में ताइवान का जो मार्केट शेयर है वो सबसे ज़्यादा है, 52% मार्केट शेयर ताइवान का है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इससे भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है इन्वेस्टर्स को। और लास्ट में देखिए, इंडियन इन्वेस्टर्स के नज़रिए से हम देखें तो इंडियन इन्वेस्टर्स को एक यूनिक सेक्टर मिलने वाला है, यानी कि माइक्रोचिप या फिर हम कह सकते हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो एक्सपोजर मिलने वाला है वो काफ़ी यूनिक होने वाला है। लेकिन इसी के साथ साथ, एडवांटेज के साथ साथ, इस फंड का कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। और वो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है डी ग्लोबलाइजेशन या फिर जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, यानी कि अभी जो एक नया कंसेप्ट आया है मेड इन इंडिया, यानी कि अपने अगर जो कंट्रीज ताइवान को कॉन्ट्रैक्ट देती है चिप बनाने का, वो कंपनीज अगर खुद अपने कंट्रीज में ही वो चिप बनाने लगे तो ताइवान का जो डिमांड है माइक्रोचिप का वो गिर जाएगा। जैसे कि हमारे देश में आया है कि मेड इन इंडिया कंसेप्ट आया है, जहाँ पे इंडिया खुद अपना चिप, शायद हम फ्यूचर में देखेंगे कि इंडिया भी अपना चिप खुद ही बनाना शुरू कर दे। तो ये मेजर नेगेटिव फैक्ट है इस फंड का, अगर ताइवान का जो माइक्रोचिप का डिमांड है वो अगर गिर जाए, क्योंकि अभी जो डी ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट आ गया है और मेक इन इंडिया या फिर खुद मेक इन हिज ओन कंट्री, ये जो कंसेप्ट आ गया है, इसकी वजह से अगर ये ताइवान का जो सेमीकंडक्टर का जो डिमांड है वो अगर गिर जाए तो उससे इस फंड को फर्क पड़ने वाला है और उसके परफॉर्मेंस में भी ये असर होने वाला है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, आपने बहुत सारा पैसा इंडियन मार्केट में, इंडियन कंपनीज के शेयर में लगा चुके हैं आप, यूएस मार्केट में भी लगा चुके हैं आप, और वो काफ़ी बड़ा अमाउंट लगा चुके हैं। तो अगर आप एक नया सेक्टर को आप अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप इस फंड में कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप नए इन्वेस्टर हैं जो कि अभी इन्वेस्ट करना चालू किए हैं तो उन लोगों के लिए ये फंड नहीं है, उन लोगों के लिए और भी बहुत सारे फंड है। वो लोग, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो इंडियन मार्केट के ऊपर बेस किया हुआ जो फंड्स है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, पहले उसमें कीजिए, उसके बाद अगर आपका फंड परमिट करे तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।